हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेमचरण आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पहले की बातें ही आज भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें पहला प्रश्न है, लैंग्वेज एंड आउट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? क्या है? लैंग्वेज एंड थो ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जीन पियाजे। यानी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई थी। प्लेटो है, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी? रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। और जो मैकडूगल है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? उन्होंने लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और विलियम जेम्स है, इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा प्रश्न बोलो। अगला प्रश्न है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। यानी बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? पहला है प्राकृतिक अवलोकन, बी है साहित्यिक अध्ययन, सी है टेलीविज़न और डी है खेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्राकृतिक अवलोकन। यानी प्राकृतिक अवलोकन के द्वारा ही इसमें क्या होता है? बालकों को सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। यानी प्राकृतिक वातावरण बालक स्वप्रेरित होकर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करता है। इससे अधिक सौंदर्य अनुभूति प्रकृति का अवलोकन या निरीक्षण करने से ही होता है। अगला प्रश्न है, लेमार्क ने अध्ययन किया था। लेमार्क ने अध्ययन किया था, किसका किया था? स्कूल का। ऑप्शन बी है समाज का, सी है वंशानुक्रम का और डी है वातावरण का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम का। इसका है वंशानुक्रम। यानी लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था? तो वंशानुक्रम का किया था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने, बी है स्टैनली हॉल ने, सी है हरलॉक ने और डी है स्किनर ने। तो किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। यानी इन्होंने क्या है? किशोरावस्था को देवदूत की अवस्था भी कहा जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, जबकि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और उलझन की अवस्था कहा है। और वैलेंटाइन है, इन्होंने क्या कहा है? वैलेंटाइन के अनुसार क्या है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यानी तीन हैं, इन तीनों ने अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, बाल जीवन में चार मुख्य परिवर्तनों को चार वर्गों में यथा आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण, विलुप्त होना, ये है किसने कहा है? यानी बाल जीवन में चार मुख्य परिवर्तनों को चार वर्गों में यथा आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण, विलुप्त होना, ये है किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने, बी है हरलॉक ने, सी है फ्राइड ने और डी है क्रो एवं क्रो ने। तो ये चीज़ किसने कही थी? ये कहा था क्रो एवं क्रो ने। यानी बर्क के अनुसार क्या है कि बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? बर्क ने कहा था। और क्रो ने क्या कहा था कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये किस है? क्रो एवं क्रो के अनुसार। अगला प्रश्न है, जन्म के समय हृदय की धड़कन होती है। यानी जन्म के समय बच्चे की हृदय की धड़कन है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 80 से 90 प्रति मिनट, बी है 100 से 120 प्रति मिनट, सी है 60 से 70 प्रति मिनट और डी है 136 से 140 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 136 से 140
प्रति मिनट। यानी जन्म के समय बच्चे की धड़कन है वो 140 प्रति मिनट होती है। बाल्यावस्था में क्या होती है, ये 100 प्रति मिनट हो जाती है, और किशोरावस्था में आती आती है क्या होती है, 72 प्रति मिनट हो जाती है। यानी जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे हृदय की धड़कन है वो उसमें कमी आती जाती है। नवजात शिशु का हृदय वो छोटा होता है और धमनियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, तो इसलिए कि रक्त वो जल्दी जल्दी पंप करना होता है, जिसके कारण हृदय की धड़कन है वो अधिक गति करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से सिद्धांत में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन अनुक्रिया, बी है शास्त्रीय अनुबंधन, सी है क्रिया प्रसूत, और डी है प्रबलन का सिद्धांत। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस में किया जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन में किया जाता है। यानी इसमें क्या है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो पावलार ने 1904 में दिया था। कब दिया था, 1904 में पावलार ने दिया था। और इस सिद्धांत के लिए उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिस सिद्धांत में घंटी की ध्वनि प्लस भोजन का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी। परिभाषा क्या है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन है वो अधिगम है। ये है परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए है क्रो एवं क्रो ने, बी है वुडवर्थ ने, सी है स्किनर ने, और डी है गिलफोर्ड ने। तो ये परिभाषा किसने दी थी, गिलफोर्ड ने दी थी। क्रो ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। जबकि वुडवर्थ ने क्या कहा था कि वुडवर्थ ने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि अधिगम कोई नया कार्य करने की निहित होता है। और गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। और स्किनर है, इन्होंने क्या कहा था, स्किनर के अनुसार अधिगम की परिभाषा है कि व्यवहार अर्जन की उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। यानी स्किनर के अनुसार व्यवहार अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। अगला प्रश्न है, प्रबलन सिद्धांत क्या था। यानी प्रबलन सिद्धांत क्या था। ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रबलन सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए है वॉटसन ने, बी है थॉर्नडाइक ने, सी है स्किनर ने, और डी क्या है, हल ने। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हल। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था, प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया था। यानी सीखने में के प्रबलन का सिद्धांत है वो अमेरिका के कार्ल एल हल ने दिया था। कब दिया था, 1905 में। कब दिया था, 1915 में। कार्ल हल ने ये प्रबलन का सिद्धांत दिया था 1915 में। इसे चालक न्यूनता व सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालक न्यूनता व सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक भी है, उस पुस्तक का नाम है व्यवहार के सिद्धांत। क्या है, व्यवहार के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावित करता है। कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावित करता है। पहला है अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। बी है विद्यार्थियों के सीखने में गुणात्मकता बढ़ाती है। सी है छात्रों को सीखने की गति तीव्र होती है। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। यानी अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावित करता है। तो अभिप्रेरक हमारे व्यवहार को भी निर्देशित करते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं, और छात्रों को सीखने की गति की भी तीव्र करते हैं। यानी तीनों ही आ गए इसमें। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है।
ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत, बी है प्रक्षेपी, सी है अप्रक्षेपी और डी है अर्ध प्रक्षेपी। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा प्रक्षेपी। क्या होगा? प्रक्षेपी। यानी व्यक्तित्व मापन के लिए शाही दबाव परीक्षण का प्रयोग है वो रोसा ने किया था, और हरमन रोसा ये स्विट्जरलैंड के क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1921 में इस परीक्षण का निर्माण किया, और रोसा शाही दबाव परीक्षण यानी IBT, क्या है? IBT में कुल कितने कार्ड हो गए? 10 कार्ड बताए गए हैं इसमें। यह है परीक्षण 13 से और 19 वर्षों के बीच की आयु के जो भी बालक हैं उनके लिए उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं वो किस चीज़ में रुचि रखते हैं? सामाजिक कार्यों में, बी है भौतिक कार्यों में, सी है समान अन्य व्यक्तियों में और डी है स्वयं अपने में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है स्वयं अपने में। यानी अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वयं में ही रहते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्ति सदैव स्वयं के बारे में ही सोचने वाला होता है। वह अपने जीवन शक्ति को अंदर की ओर प्रेरित करता है। अंतर्मुखी बालक लज्जाशील, एकांत में विश्वास करने वाले होते हैं, जैसे लेखक हो गए, जैसे लेखक, रचनाकार और लेखक हो गए, रचनाकार अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ये क्या होते हैं? संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मितवासी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और जल्दी घबराने वाले होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतन तथा असामाजिक प्रकृति वाले होते हैं। ये सब गुण किसमें पाए जाते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले में। अगला प्रश्न है, वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो कहलाता है, यानी वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो वह क्या कहलाता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए है विचार विमर्श, बी है साक्षात्कार, सी है वाद विवाद और डी क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? साक्षात्कार। यानी वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो वह क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार विधि है ये साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता इन दोनों के मध्य का जो वार्तालाप होता है उसको साक्षात्कार विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह करो यह न करो, यह कौन कहता है? यानी यह काम करो आप, यह ना करो, ये कौन कहता है? ए ईड यानी इदम, बी है ईगो यानी अहम और सी सुपर ईगो यानी परम अहम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह करो यह ना करो ये कौन कहता है? ये कहता है सुपर ईगो। कौन कहता है? सुपर ईगो कहता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में 3 कारक बताए हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड क्या होता है? ये क्या होता है? अचेतन पर आधारित होता है तथा शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि चाहता है। ये किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं करता है, अर्थात इसको राक्षसीय प्रवृत्ति भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ईड को कहा जाता है। तो इस फिर 2 नंबर पे क्या आती है? दूसरी आती है ईगो या अहम। यह वास्तविकता से संबंधित होता है, न तो यह पूर्णतः सुखवादी बना होता है और ना ही पूर्णतः आदर्शवादी माना जाता है। यह मन का मुख्य शासक होता है। यानी किसका होता है? मन का। ईड क्या होता है? मन का शासक होता है। यह है इदम और परम अहम इन दोनों के बीच में स्थित होता है। अगला है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या होता है? इसमें व्यक्ति है वो पूर्णतः नैतिक पक्ष में होता है। यह व्यक्तित्व के सबसे अंत में विकसित होता है। इसके अंतर्गत नैतिक अनैतिक बातें, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए स्किनर, बी है टर्मन, सी है क्रोइंक्रो और डी है हेविंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हेविंगस्टन, यानी हेविंगस्टन। हेविंगस्टन ने क्या है कि ए सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन ये पुस्तक लिखी थी। और हेनरी कोल्डवेल कुक है, इन्होंने प्ले वे पुस्तक लिखी।
थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान व एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक लिखी और हल है उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी। और रूसो ने क्या लिखा, स्माइल नाम की पुस्तकें लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत है, यानी निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए एक तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी द्वितत्व का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी समूह है कारक सिद्धांत और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, बुद्धि के कारण। एक तत्व सिद्धांत है, इसको क्या दिया था, एक तत्व सिद्धांत ये बिने ने दिया था। तो बिने ने सिर्फ क्या है, एक सामान्य तत्व यानी जी को ही माना था। उन्होंने बुद्धि को अखंड और अविभाज्य मानते हुए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत या सत्तात्मक सिद्धांत भी माना है। एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशवादी और सत्तात्मक सिद्धांत भी माना है। इसके अलावा क्या द्वितत्व सिद्धांत है, तो द्वितत्व सिद्धांत है इसे दिया था स्पीयरमैन ने। इसके अनुसार क्या है, तो उन्होंने बुद्धि के सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता ये दो तत्व बताए हैं, यानी इसे जी व एस फैक्टर भी कहा जाता है। त्रितत्व का सिद्धांत है, यह भी स्पीयरमैन ने ही दिया था और इन्होंने क्या किया कि समूह कारक सिद्धांत ये थ्रस्टन ने दिया है। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों का लक्षण है, यानी सृजनशील बालक है उनके कौन से लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, बी है जिज्ञासा, सी है गतिशील चिंतन का अभाव और डी है अनमनीयता, यानी डी क्या है, अनमनीयता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है जिज्ञासा। सृजनशील बालकों के लक्षण क्या होते हैं, जिज्ञासा। यानी इसमें क्या होता है, सृजनशील बालक होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है कि एक जिज्ञासु होते हैं, लालसा वाले होते हैं, प्रबल इच्छा वाले होते हैं, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है इनमें, मौलिकता और नवीनता और नमनीयता, संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, लोचनशीलता, दूरदर्शिता और सार्वभौमिकता आदि विशेषताएं इनकी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों का अर्थ है। विशिष्ट बालकों का अर्थ है, तो विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मंदबुद्धि बालक, बी में है समस्यात्मक बालक, सी है प्रतिभाशाली बालक और डी के है सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाले बालक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सामान्य बालकों की अपेक्षा कम व अधिक बुद्धि वाले बालक या बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाले बालक, ये क्या होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। यानी जो बालक औसत दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं, ऐसे बालक सामान्य दर्जे के बालकों में से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाते हैं, वो बालक क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन विशेष असमानता और विशेषताओं से युक्त बालकों को हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह है, यानी जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह है। ऑप्शन नंबर ए सूचनात्मक साक्षात्कार, बी है परामर्श साक्षात्कार, सी है उपचारात्मक साक्षात्कार और डी है निदानात्मक साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निदानात्मक साक्षात्कार। यानी साक्षात्कार क्या होता है, व्यक्ति इतिहास विधि का ही एक उपक्रम माना गया है जिसके माध्यम से छात्र विशेष के बारे में कुछ जानने के प्रयत्न करते हैं और छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं अर्थात कारणों को जानना निदानात्मक साक्षात्कार के अंतर्गत आता है तथा निदान के पश्चात समस्या का उपचार किया जाता है। यानी पहले निदान किया जाता है और उसके बाद में क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। ठीक है। बाल अपराधियों की आयु होती है, यानी बाल अपराधियों की आयु कितनी मानी गई है। ए में है 5 से 10 वर्ष तक, बी में है 18 वर्ष से कम, सी में है 3 वर्ष से 12 वर्ष और डी में है 18 वर्ष से अधिक। तो बाल अपराध की आयु कितनी मानी गई, 18 वर्ष से
कम यानी 18 वर्ष ये आयु से कम के बालक अगर कोई अपराध कर देता है तो वो किस में माना गया है? बाल अपराध में माना गया है। यानी बाल अपराधी बालकों को हम व्यक्तित्व विकार वाले बालक भी कह सकते हैं। जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार के अनुसार करते हैं उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है। इनकी आयु क्या होती है? 18 वर्ष से कम होती है और वर्तमान में क्या है, इसकी आयु घटाकर 18 वर्ष की अपेक्षा 16 वर्ष भी कर दी गई है। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी किसने कहा है? यानी 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है स्किनर ने, बी है क्रो ने, सी है वॉटसन ने और डी है वुडवर्थ ने। तो किसने कहा है? क्रो ने कहा है। यानी जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने क्या कहा, जीवन के पहले 4 या 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। यानी सिगमंड फ्राइड ने ये कहा है कि अगर बालक को कुछ भी बनना होता है तो वो 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। और वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि शेषवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है माना है उन्होंने। और जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है और उस पर वह अपने अनुभव लिखता जाता है। ये क्या है? अलग अलग कथन बताए गए हैं। इन कथनों की भी एक अपने वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में 5 या 10 या 15 कोई होंगे कथन, वो कथन आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो भी पेपर होने पिछले 4-5 वर्षों के अपने अगर पेपर उठा के देखें, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर रीट भर्ती हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या है कथन 1 या 2 प्रश्न है वो कथनों के भी आ ही जाते हैं। तो उनके भी अपने एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? यानी शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? ए में है जॉन डीवी ने, बी है ब्लूम ने, सी है एडम्स ने और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्विमुखी प्रक्रिया यानी द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? तो द्विमुखी प्रक्रिया कहा है एडम्स ने। किसने कहा है? एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। और जबकि शिक्षा क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी है, जॉन डीवी ने क्या कहा है? त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। और द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है? एडम्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिचर्चा 2005 की रूपरेखा तैयार की। यानी राष्ट्रीय परिचर्चा 2005 की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ए प्रोफेसर एस मंगल, बी प्रोफेसर यशपाल, सी प्रोफेसर खन्ना और डी इनमें से कोई नहीं। यानी 2005 की जो राष्ट्रीय परिचर्चा है वो इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसकी रूपरेखा तैयार की थी प्रोफेसर यशपाल ने। यानी एनसीएफ 2005 है उसको नैतिक और मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना है। इसका मेन जो लक्ष्य है वो क्या है? नैतिक और मानवीय लक्ष्यों में वृद्धि करना। और इसका जो सूत्र बताया गया वो क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। सूत्र क्या बताया था इसने? शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है। अगला है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में है ज्ञानात्मक प्रक्रिया, बी में है क्रियात्मक प्रक्रिया, सी में है भावनात्मक प्रक्रिया और डी में है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, भावात्मक है, यानी सभी प्रकार की है। तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी आएगा इसके अंदर। तो मूल्यांकन की विचारधारा सबसे पहले किसने दी थी? बी.एस. ब्लूम ने। बी.एस. ब्लूम ने दी थी। और इन्होंने क्या कहता था? पाठ्य योजना में मूल्यांकन है वो किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। यानी मूल्यांकन की विचारधारा सबसे पहले किसने दी थी? ब्लूम ने। और पाठ्य योजना में जो मूल्यांकन दिया था उसको किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने जोड़ा है। बी.एस. ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया है। क्या बताया है? ब्लूम ने इसे त्रिमुखी बताया है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? शोधकर्ता। ऑप्शन नंबर ए में है शोधकर्ताओं के द्वारा, बी है अध्यापक के द्वारा,
सी है वैज्ञानिकों के द्वारा और डी है समाज के द्वारा। तो क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है। ये क्या होता है? ये 7 से 15 दिन की अवधि में किया जाने वाला एक अनुसंधान होता है और क्रियात्मक अनुसंधान है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? कि शिक्षण प्रक्रिया की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में कितने किलोमीटर की दूरी का प्रावधान है? यानी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय हैं उनको कितने किलोमीटर की दूरी का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1 किलोमीटर, बी है 3 किलोमीटर, सी है 2 किलोमीटर और डी है 4 किलोमीटर। तो इसमें क्या आएगा? 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बताया गया है? 2 किलोमीटर का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा का अधिकार 2009 क्या है? शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत क्या है? 1 से 5 तक के कक्षाओं के का दायरा कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर का होना चाहिए। और कक्षा 6 से 8 है इसका कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें प्रावधान है कि प्राइवेट यानी निजी विद्यालय में 25%, कितनी फीसदी? 25% सीटें हैं वो गरीब, दुर्लभ और जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है। निम्न में से किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है। ए है बहुतत्व का सिद्धांत, बी है क्रमिक विकास का सिद्धांत, सी है आवश्यकता का सिद्धांत और डी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो किशोरावस्था है तो किशोरावस्था का विकास का सिद्धांत है वो कौन सा माना गया है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। यानी इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था का विकास का सिद्धांत है, इसमें त्वरित विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत को का समर्थन किसने किया था? स्टैनले हॉल ने। किसने किया था? स्टैनले हॉल ने किया था। इसके अनुसार शिशुअवस्था व बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी स्टैनले हॉल ने क्या कहा कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था इन दोनों में अचानक से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि किशोरावस्था होती है उसमें परिवर्तन अचानक से हो जाते हैं यानी अकस्मात होते हैं। और दूसरा क्या है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत है इसका समर्थन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने है? थॉर्नडाइक ने समर्थन किया था। इसके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम से ना होकर धीरे धीरे क्रम के अनुसार माने गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वंशानुक्रम पर प्रयोग किया है। यानी निम्न में से वंशानुक्रम पर प्रयोग किया है किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रीमैन ने, बी है वॉटसन ने, सी है वुडवर्थ ने और डी है मैकडूगल ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रीमैन ने। किसने किया है? फ्रीमैन ने। यानी वंशानुक्रम पर प्रयोग किसने किया है? तो फ्रीमैन ने किया है। यानी कई क्या है? एक फ्रीमैन है, गोगार्ड है, गड और आदि जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या है? वंशानुक्रम पर प्रयोग किए हैं। और इनका मानना है कि बालक के विकास पर सर्वाधिक अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पावलोव, बी में है थॉर्नडाइक, सी में है ब्रूनर और डी में क्या है? स्किनर। तो SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है? स्किनर नहीं है। पावलोव हो गए, थॉर्नडाइक हो, ब्रूनर हो गए, ये क्या है? SR अधिगम सिद्धांत है उसके समर्थक माने गए हैं। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कुत्ते के सामने पहले उद्दीपक रखा, यानी उद्दीपक है उसको क्या माना? एस को देखकर उन्होंने क्या की? क्रिया की यानी आर की। और थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में बिल्ली के सामने पहले उद्दीपक रखा तथा उद्दीपक को क्या माना? उन्होंने एस माना है और उसको देखकर बिल्ली ने क्या की? क्रिया की यानी आर की है।
और ब्रूनर ने भी उद्दीपक के माध्यम से ही क्रिया करना बताया, लेकिन स्किनर ने पहले क्रिया को महत्व दिया तथा उसके पश्चात उन्होंने उद्दीपक को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डमरू पर भालू का नाचना खेत में बिजुका का होना ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बी है पुनर्बलन का सिद्धांत, सी है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और डी है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो डमरू पर भालू का नाचना और खेत में बिजुका का लगाना ये किस में आ गया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आता है। क्या आता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत में क्या है? घंटी का बजना एक क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक माना गया है। इस अस्वाभाविक उद्दीपक में कुत्ता भोजन के प्रति क्रिया करता है, उसी प्रकार डमरू भी अस्वाभाविक उद्दीपक का ही कार्य करता है तथा भालू उस डमरू की आवाज़ से नाचना सीख जाता है। ऐसे ही खेत में किसान न होते हुए भी नकली किसान के रूप में एक बिजुका को खड़ा कर देता है और वह क्या एक अस्वाभाविक उद्दीपक ही होता है, जिसे पशु है वो स्वाभाविक उद्दीपक जैसी क्रिया करने लग जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो है वो एक और है, वो 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की आपके लिए लेकर आऊँगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।